देखिए, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी कोई भी नैरेटिव बनाते हैं और उसकी हवा अगले कुछ दिनों में निकल जाती है, क्योंकि वो जो नैरेटिव बनाते हैं उसमें सब्सटेंस कम होता है, फैक्ट कम होता है। आप चाहे कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, राफेल, ईवीएम, वोट चोरी, सबका यही हाल हुआ है। यही हाल छात्रों के मामले में हो रहा है। आप देखिए कि जंतर मंतर वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन राहुल गांधी आज भी गुब्बारे में हवा भरी रहे हैं। झारखंड में लाठीचार्ज पे सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन यहां संसद नहीं चलने देते। बार बार कहते हैं कि भाई लाठीचार्ज किसके कहने पे हुआ था। और आज राहुल गांधी के इस नैरेटिव का गुब्बारा भी फूट गया, क्योंकि जंतर मंतर वाले मामले में जो राहुल गांधी इंडी ये सवाल पूछ रहे थे कि पुलिस कील वाली लाठी लेकर क्यों घूम रही थी, सादी वर्दी में पुलिस वाले क्यों थे, चेहरा पहचानने वाली मशीनें क्यों लगाई गई थी, आज एक एक सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया और उसमें एक एक बात बताई। कील वाली लाठी का सच क्या था, सादी वर्दी में पुलिस वालों का सच क्या था, क्या पुलिस ने जानबूझकर दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को मारा, यह सब आज सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है। और यह वही जवाब है जो कायदे से संसद में भी मिल जाते अगर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वाले संसद चलने देते और गृह मंत्री अमित शाह का बयान होने देते। लेकिन उनको तो हंगामा करना था, सत्र को बर्बाद कर दिया। मोदी शाह कहां है, मोदी शाह कहां है। उसका जवाब भी अब आ गया है कि मोदी शाह थे कहां। जिस वक्त यह सब हो रहा था, यह पूछा जा रहा था कि मोदी शाह क्यों नहीं दिख रहे, उस वक्त कैसे मोदी शाह एक बड़े ऑपरेशन में जुटे हुए थे, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने देश को भयानक हमले से बचा लिया। आज उसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताऊंगा। पूरा देश चौंकेगा कि क्या से क्या हुआ है इस देश के अंदर। लेकिन पहले आप जंतर मंतर वाले मामले में राहुल गांधी के दावों की धज्जियां कैसे उड़ी, पुलिस की कार्रवाई पर क्या सच सामने आया, कॉकरोच पार्टी वालों को कैसे झटका लगा है, यह सब दिखाऊं उससे पहले उसकी एक झलक देखिए। Who gave the order to beat the students with lathis with nails? देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश को कितने बड़े हमले से बचाया है, आज इसके बारे में बात होगी। लेकिन पहले राहुल गांधी और कॉकरोच पार्टी वालों के नैरेटिव की कैसे धज्जियां उड़ी, इसकी बात करेंगे। जंतर मंतर के मामले को लेकर इतना बवाल किया गया, लेकिन उसका क्या सच निकला वो आज सुप्रीम कोर्ट में खुलकर सामने आ गया। महीने भर होने वाले हैं और राहुल गांधी अब तक यही मौल बना रहे हैं कि छात्रों को पुलिस से पिटवाया गया, जबकि ये किसी को नहीं दिखा कि वहां पुलिस पर भी हमले हुए, वहां हालात कैसे बन गए, वहां पुलिस वाले पिट रहे थे, मीडिया पे हमले हो रहे थे, पत्थर चल रहे थे। दोनों पक्ष था, लेकिन पुलिस वाला पक्ष जो है वो सीधे इन लोगों ने डिलीट मार दिया। पुलिस वालों की बात ना संसद में हुई, ना किसी नेता ने उनकी बात की। राहुल गांधी से पूछा गया तो कहने लगे कि बीजेपी वाले हो क्या। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने पूरा सच कोर्ट के सामने रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर के मामले को लेकर सुनवाई हुई और इसमें दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में क्या क्या कहा है आज आपको सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थी कि पुलिस ने जंतर मंतर पर लाठी चलाई क्यों, कील वाली लाठी आई कहां से, क्यों जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दिया वो आपको देखना चाहिए कि किस तरह से नैरेटिव चलाया और बनाया जा रहा था और उसका सच क्या निकला। जरूरत से ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करने के आरोप पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनसे बहुत संयम के साथ फोर्स का इस्तेमाल किया दिल्ली पुलिस ने, वो भी तब जब भीड़ अनियंत्रित हो गई थी। कई स्तरों की बैरिकेडिंग तोड़कर संसद की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। हालात बिगड़ने के बाद प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध और वैध तरीकों का इस्तेमाल किया गया, यह आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया।
पुलिस के मुताबिक भीड़ के हिंसक और अनियंत्रित होने के बाद ही चरणबद्ध तरीके से बल प्रयोग किया गया। मतलब जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए पुलिस ने एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 30,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी वहां थे और उन्हें संभालने के लिए 5,000 जवान। जो झड़प हुई उसमें 240 जवान घायल हुए और करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए। और जो 218 प्रदर्शनकारी घायल हुए उनकी चोट देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि अत्यधिक बल का प्रयोग हुआ। भाई पुलिस कह रही है कि 30,000 लोग थे, 200 सवा 200 लोग घायल हुए हैं। अगर हम बेवजह ऐसे ही मारने पे आए हुए होते, पुलिस का जो पक्ष है, तो 200 लोग घायल होते। आप खुद सोचिए बॉस। कोर्ट में पुलिस ने बताया कि वहां हालात कैसे बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों के बड़े ग्रुप ने पुलिस पर पत्थर, लाठी, ईंटों से हमला किया। बिना किसी उकसावे के उन्हें ऐसा मारा गया जैसे मॉब लिंचिंग की जाती है। प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग पर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बिल्डिंग में तोड़फोड़ की थी। यानी पुलिस साफ साफ कह रही है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जितना जरूरी था वही एक्शन लिया गया। दूसरी बात यह कि जो पूरा प्रदर्शन था वो अपने आप में गैर कानूनी था, यह आज पुलिस ने कहा है। भाई पुलिस ने कोर्ट को कहा कि बिना परमिशन के संसद मार्च का कॉल कर दिया गया, हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। इसे लेकर भी आज दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में टफ स्टैंड लिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस के हिसाब से संसद मार्च के लिए ना तो परमिशन ली गई थी, ना ही परमिशन दी गई थी। 21 जून से नई दिल्ली जिले में 163 बीएनएसएस की धारा लगी हुई थी, इसलिए वहां पर जमा होना अपने आप में गैर कानूनी था और संसद तक मार्च करना यह भी अपने आप में गैर कानूनी था। दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कोर्ट को बताया कि याचिका में जो भी तस्वीरें, वीडियो क्लिप, सोशल मीडिया रिपोर्ट दिखाए जा रहे हैं वो सब सेलेक्टिव हैं, इनकंप्लीट हैं, इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड तक नहीं है। इसलिए वो सिर्फ एक पक्ष को दिखा रहे हैं, बिना यह दिखाए कि पुलिस ने हालात को संभालने के लिए क्या क्या प्रयास किया। यानी दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी कॉकरोच पार्टी वाले जो माहौल बना रहे थे, आज उसकी धज्जियां कोर्ट के अंदर उड़ा दी कि भाई आप तो सिलेक्टिव दिखा रहे हो कि पुलिस जो है वो लाठी चला रही है। उसके पहले क्या हुआ यह कौन दिखाएगा? और दिल्ली पुलिस ताल ठोक कर कह रही है कि भाई ये जो हो रहा था मार्च ये गैर कानूनी था क्योंकि कोई परमिशन नहीं ली गई थी और वहां धारा 144 लगी हुई थी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो एसओपी है उसको फॉलो किया गया। दिल्ली पुलिस ने जो कहा है उसका जवाब कॉकरोच पार्टी वालों को देना चाहिए कि जब परमिशन नहीं थी तो कैसे इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा की, और जब इतनी भीड़ आ गई तो फिर भीड़ की जिम्मेदारी किसकी बनती है। कॉकरोच पार्टी वाले अब इसकी बात नहीं कर रहे। ये लोग ये भी कह रहे थे कि प्रदर्शनकारियों पर जो केस हुए उनको हटा देना चाहिए, जो एफआईआर हुई उन सभी को रद्द कर देना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में इस पर भी बात हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2,873 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर केस है, उन्हें छोड़कर बाकी केस रद्द किए जा सकते हैं। मतलब सरकार खुद कह रही है कि छात्रों पर से एफआईआर हट सकती है। छात्रों पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह कैसे रद्द होगी यह कोर्ट को तय करना है। प्रोटेस्ट में जो एंटी सोशल एलिमेंट आए थे उनकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए कि वो एफआईआर हटाने के लिए स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन का अधिकार अलग चीज है और ये क्रिमिनल एलिमेंट्स के केस अलग है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें एफआईआर की लिस्ट दी जाए। जजेस ने कहा कि हम देखेंगे कि कौन से केस में कोई विवाद नहीं है। लेकिन आप स्थिति देखिए बॉस, जो लोग यहां एफआईआर हटवाने के लिए मसीहा बने घूम रहे हैं, जब कोर्ट ने कहा कि बताइए कि कौन सी एफआईआर हटवानी है, तो उनके पास वो लिस्ट भी तैयार नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि जहां क्रिमिनल रिकॉर्ड है वहां क्या करना है वो हम देखेंगे, लेकिन जहां नहीं है उसकी लिस्ट दीजिए। तो उनके पास लिस्ट तक तैयार नहीं थी कि नहीं नहीं इसका एफआईआर हटना चाहिए, इसका एफआईआर हटना चाहिए। यह तो इनका हाल है। यानी सरकार तो कह रही है कि वो छात्रों पर से एफआईआर हटाने को तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी वो इस मामले को देखेंगे और जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन पर से एफआईआर नहीं हटने जा रही। तो वो जो कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे थे कि नहीं सबका हटाना ही होगा, वो हिसाब नहीं चलेगा इस देश में। अब सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रहा है और इसी को लेकर कॉकरोच पार्टी वाले भड़क रहे हैं और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं।
सुनिए कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास क्या कह रहे हैं। आप कोर्ट में हाँ भी बोल रहे हो एंड साथ में जो एक्शन लेने के लिए बोल रही है कोर्ट उसमें ना बोल रहे हो, उस पर हेजिटेंसी दिखा रहे हो, तो आप एक तरह से आपकी मंशा नहीं दिखती है इसमें। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। भाजपा सरकार ने कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट को ऑनर करिए। इससे हम आपके माध्यम से बता देना चाह रहे हैं सरकार को कि अगर आप अपना कमिटमेंट्स पे तेजी रफ्तारी से आप कुछ दिखाते नहीं हो स्टेप्स, अगर मीटिंग्स नहीं करते हो और सुप्रीम कोर्ट में क्लियर स्टैंड नहीं लेते हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को लिस्ट नहीं देते हो एफआईआर्स की जो क्वॉश होनी है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसका हम लोग फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। भाई सवाल यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी को किसके ऊपर एफआईआर से इतनी आग लगी हुई है। कोर्ट कह रहा है कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा कौन सा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला है जिसके लिए इनका दिल धड़क रहा है कि नहीं नहीं सब पे से एफआईआर हटाओ। और सरकार तो कह रही है कि हम हटाने को तैयार हैं, कोर्ट आदेश दे दे, कोर्ट बता दे, जाइए कोर्ट से भिड़ लीजिए। ये सबसे लड़ने भिड़ने पर आ गए। लेकिन एफआईआर हटाने को लेकर एक सवाल यह भी हुआ कि क्या एफआईआर बिना किसी माफी के हटा देनी चाहिए। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों से एफआईआर हटाने का भी विरोध हुआ है कि नहीं एफआईआर नहीं हटनी चाहिए। कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे हैं सबका हटा दो। एक याचिकाकर्ता के वकील रिजवान अहमद ने कहा कि क्या ये छात्र माफी मांग रहे हैं या कोई पछतावा है इनको, ये दिखा रहे हैं। वकील ने कहा रिजवान अहमद ने जज साहब से कि बॉस आपकी नरमी को भविष्य में अदालत की कमजोरी कह दिया जाएगा तब। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने आपकी सलाह ले ली है, हम विचार करेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह निर्दोष छात्रों की जिंदगी और भविष्य का सवाल है। लेकिन वकील रिजवान अहमद ने कहा कि वे पछतावे का शपथ पत्र तो दे सकते हैं। भाई उनका करियर है, आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक शपथ पत्र तो ले लीजिए कि हां मुझे मेरी गलती का एहसास है कि मैंने हिंसा की। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं। वकील रिजवान अहमद ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वे संसद पर हावी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आज मैंने ट्वीट में पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के लॉन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल वे सुप्रीम कोर्ट के परिसर में करेंगे। यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक वे शपथ पत्र न दें कि उनकी समझ से में गलती हुई थी। यानी यह बात भी हो रही है कि प्रदर्शनकारियों को इस बात का एहसास तो दिलाना चाहिए कि बवाल करना, हुड़दंग करना, पुलिस पर हमले करना, पुलिस की लिंचिंग का प्रयास करना, सुरक्षा को खतरे में डालना, संसद में घुसने का प्रयास करना, इन सब के बावजूद कानूनी एक्शन से रोका जा रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें एहसास दिलाना चाहिए कि उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन वो छात्र हैं इसलिए उनको एक बार माफ किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जरूरत नहीं। आप यह भी देखिए कि किस तरह से यह नैरेटिव फैलाया गया कि सादी वर्दी में वहां पुलिस वाले थे। इसी को लेकर सवाल किए गए कि पुलिस वालों में सादी वर्दी वाले लोग क्यों दिख रहे थे। इस पर भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जवाब दिया। पुलिस ने इस पर क्या कहा वो भी देखिए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सादी वर्दी में पुलिस वालों की तैनाती जानबूझकर की गई थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सादी वर्दी में पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। ऐसा नहीं था कि यह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई इंडिपेंडेंट फोर्स थी। अगर प्रोटेस्ट साइट पर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके लिए यह मूव था। स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस से इन लोगों की तैनाती हुई थी। मतलब कोई रैंडम लोग नहीं थे कि भाई तुम लोग आ जाओ और तुम लोग जो है यहां पे इनको ठोकना शुरू कर दो। पुलिस ने बताया कि भाई ये स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच, क्राइम ब्रांच के स्थानीय पुलिस के लोग थे और इतनी बड़ी भीड़ है उसमें लोग अपने घुसाए जाते हैं कि भाई थोड़ा इनपुट मिले, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बड़ी चीज तो नहीं होने वाली है। सादे कपड़ों में तैनाती गैरकानूनी नहीं है, न ही असामान्य है। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे बड़े आयोजनों में भी ऐसी व्यवस्था की जाती है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि यह सादी वर्दी में जो पुलिस थी वो स्पॉटर्स थे, जिनका काम भीड़ में शामिल होकर यह देखना होता है कि कहीं कोई आपराधिक गतिविधि तो नहीं हो रही। किसी प्रदर्शनकारी को अचानक से मदद की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी ये लोग होते हैं। तो भाई ये लोग उसीलिए वहां थे। जब भीड़ हिंसक होने लगी तो भाई जब ये पुलिस वाले ही हैं तो इनको कहा गया कि तुम भी मैनेज करने में भीड़ में जो है वो आओ।
लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि ये सादी वर्दी वाले जितने लोग थे, ये दिल्ली पुलिस जैसे कोई गुंडे उठा के लाई थी छात्रों को मारने के लिए। राहुल गांधी और इंडी वालों ने यह भी सवाल उठाया था कि सादी वर्दी में जो पुलिस वाले थे वो प्रदर्शनकारियों को लाठी क्यों मार रहे थे। यह भी आरोप लगे कि सादी वर्दी में पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीट रही थी। इन लोगों को बीजेपी और आरएसएस का गुंडा तक बताया जा रहा था। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने इसका भी जवाब दिया। दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि सादी वर्दी में लाठी चलाने वाले पुलिस अधिकारी क्राउड कंट्रोल के तहत यह सब कर रहे थे, लेकिन उसको भी गलत संदर्भ में दिखाया गया। जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि पुलिस ने साफ कहा कि आधे अधूरे वीडियोस दिखा दिखा के सोशल मीडिया पे एकदम गलत नैरेटिव सेट किया गया। इसी तरह से सवाल इस पर भी उठे कि जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया। कहा गया कि यह राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी गई। कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में मास सर्विलांस के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद हर व्यक्ति के प्रोफाइल को ऑटोमेटिकली कैप्चर नहीं करती। इसे सर्विलांस या शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों की पर्सनल जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं लगाया गया, बल्कि यह टेक्नोलॉजी उन लोगों को चिन्हित करती है जिसके पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पुलिस ने कहा कि सिर्फ फेशियल रिकॉग्निशन के आधार पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। फील्ड वेरिफिकेशन भी किया गया है कि कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद था या नहीं। जो फेशियल रिकॉग्निशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ गंभीर अपराध वाले व्यक्ति को कैप्चर करती है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन वाले छोटे क्राइम करने वालों को भी यह टेक्नोलॉजी चिन्हित नहीं करती। लेकिन एक सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि बॉस, आप जंतर मंतर जैसे पब्लिक प्लेस पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां खुली गालियां चल रही हैं, अभद्र नारे चल रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, वो वीडियो बना बना के इंस्टा, फेसबुक सब जगह सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं, तब राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं हो रहा है। पुलिस कैप्चर कर लेगी तो इन लोगों की प्राइवेसी मर जाएगी। इतनी प्राइवेसी की चिंता है तो घर में बैठ के फिर प्रदर्शन करो। हालांकि पुलिस कह रही है कि आपकी प्राइवेसी से कोई लेना देना नहीं है, हम देख रहे थे कि उसमें क्रिमिनल कौन कौन है। लेकिन आप हिसाब देखिए कि ना हमको देख कैसे लिया जी, मेरी प्राइवेसी भंग हो गई। वाह, खुलने में गाली देने में प्राइवेसी भंग नहीं हो रही थी। जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर एक ये भी आरोप लगा था कि दिल्ली पुलिस कील वाले डंडों से प्रदर्शनकारियों को मार रही थी। राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ही कुछ बात उठाई थी। आरएएफ के जवान के पास एक डंडा था जिसमें कील लगी हुई थी। इसके अलावा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी ये दिखा रहे हैं कि डंडे में कील लगी हुई है। और इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में जो बताया उसके मुताबिक पुलिस ने कहा कि याचिकाओं में चुनिंदा तस्वीरों, अधूरे वीडियो और बिना फैक्ट चेक वाली खबरों पर भरोसा किया गया। लेकिन यह पुलिस की पूरी कार्रवाई का सिर्फ एक तरफा पक्ष सामने रखता है, हमारे एक्शन की पूरी पिक्चर नहीं बताता। पुलिस कह रही है कि कील वाली लाठी के इस्तेमाल पर पुलिस ने जवाब देते हुए कहा कि उससे जुड़ा सिर्फ एक ही वीडियो दिखा और इस वीडियो में भी पुलिस की लाठी नहीं है, वो डंडा है जो प्रदर्शनकारी शायद लाए थे और इस पर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था। तो वो ध्वज हट गया तो वहां उसकी जगह कील दिख रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ऐसा कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है जो इस बात की पुष्टि करता हो कि प्रदर्शनकारी कील लगने से घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा कोर्ट में यह बातें कही। अच्छा, कील से वैसे भी किसी को मारिएगा तो भाई कील तो अंदर घुस के पूरा फाड़ देगा। लेकिन वहां जो हुआ, दिल्ली पुलिस कह रही है कि किसी मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा नहीं है कि कील वाली लाठी से मारा हो, पूरा फाड़ के जो है वो हिस्सा निकल गया हो। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि क्राउड कंट्रोल के लिए लाठी के इस्तेमाल की इजाजत है और उसे सिर्फ इसलिए चलाया गया ताकि उन प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके जो पुलिस पर हमला कर रहे थे। लेकिन उसमें कील वाली लाठी नहीं थी, यह दिल्ली पुलिस कह रही है। वो कह रही है कि भाई ये प्रदर्शनकारी लाए थे, उसमें तिरंगा था, बाद में तिरंगा हट गया तो उसमें से कील दिख रही है। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में जिस वीडियो का जिक्र किया उसकी डिटेल 20 जुलाई के वायरल वीडियो से मैच कर रही है। इस वायरल वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी के हाथ में एक डंडा है, उसमें कील लगी हुई है, उसके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज भी दिख रहा है। प्रदर्शनकारी ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस कील वाले डंडे लेकर आई है, जबकि पुलिस वाला कह रहा है कि यह तो झंडे वाला डंडा है, यानी पुलिस का डंडा है ही नहीं। ऐसा वो पुलिस वाला कहना चाह रहा है और यही बात कोर्ट में दिल्ली पुलिस भी कह रही है। इस वीडियो में 2-3 अहम बातें हैं। पहली यह कि कील वाला डंडा प्रदर्शनकारियों के हाथ में भी दिखता है जैसा पुलिस हलफनामे में कह रही है। दूसरा, कील वाले डंडे में से किसी प्रदर्शनकारी को पीटने का कोई वीडियो नहीं दिखा।
तीसरी बात, कील वाले डंडे से अगर किसी प्रदर्शनकारी को मारा जाता तो जहां भी उसे कील लगती वहां गंभीर चोटें आती। सिर पर यह कील वाला डंडा लगता तो सिर फट जाता भाई, छेद हो जाता। हां, एक जगह पर पुलिस वाला इस कील वाले डंडे को लेकर खड़ा है, लेकिन जब उससे यह डंडा लिया गया तो वो कह रहा है कि भाई ये तो प्रदर्शनकारी लाए थे, ये झंडे वाला डंडा है। तो प्रदर्शनकारियों का अपना वर्जन है, पुलिस का अपना वर्जन है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम इसकी जांच करा लेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो वायरल वीडियो में क्या ऑडियो है, एक बार सुनिए इसको भी। अब पुलिस वाला जो है वो भीड़ के बीच में है, वो ये बताना चाह रहा है कि ये झंडे का डंडा है, और वहां भीड़ कह रही है कि भाई इसमें कील कैसे लगी है। पुलिस देखिए कील वाले डंडे लाइए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जंतर मंतर के मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। जंतर मंतर पर क्या हुआ, अब इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करवाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक हाई पावर कमेटी का गठन करेगी जो पुलिस पर लग रहे आरोपों और दूसरे मुद्दों के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाएगी। कोर्ट ने कहा कि वो संबंधित अथॉरिटी को यह आदेश देगा कि वो 20 जुलाई से जुड़े वीडियो को कमेटी को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसमें एक पक्ष ने यह भी कहा कि प्रोटेस्ट साइट पर तो पीने के पानी का इंतजाम होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस मुद्दे पर अभी डील नहीं कर रहे हैं। मतलब कल को ये लोग इस पे भी चले जाएंगे कि बॉस वहां पानी, बिरयानी, बर्गर वर्गर भी थोड़ा रखवाइए। गजब ही चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस का आज पक्ष सामने आया तो राहुल गांधी के कितने आरोपों का सच सामने आ गया। यही बात अमित शाह बता सकते थे, लेकिन उनको बोलने ही नहीं दिया गया, क्योंकि वो बोलते और ये सारी बातें बताते कि भाई वहां क्या हालात बन गए थे, क्या हुआ नहीं हुआ, तो नैरेटिव ध्वस्त हो जाता। लेकिन आज वो नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट में सामने आ गया कि क्या उसका सच है नहीं है, और बाकी सुप्रीम कोर्ट की जांच से पता चल जाएगा। सरकार तो यह भी कह रही है कि अगर कोई दोषी मिलेगा तो उस पर हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। आप यह भी देखिए कि जिस वक्त जंतर मंतर पर पुलिस के एक्शन को लेकर इंडी वाले अमित शाह को घेर रहे थे, एक पूरा संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। ये यही पूछते रह गए कि मोदी शाह कहां है, मोदी शाह कहां है। अब इन्हें इस बात का जवाब मिल गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहां थे। कैसे जिस वक्त ये लोग बवाल कर रहे थे, नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को एक भयानक आतंकी हमले से बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। जिस वक्त राहुल गांधी और इंडी के दूसरे नेता अमित शाह को घेर रहे थे, उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त अमित शाह रात रात भर जाकर 14 राज्यों में आतंकी नेटवर्क का सफाया करने वाले ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। पाठशाला में हमने आपको दिखाया था कि कैसे अनिसे अजीत डोभाल अचानक संसद भवन पहुंचकर अमित शाह से मिले थे, कैसे अमित शाह ने होम सेक्रेटरी, आईबी चीफ और रॉ चीफ के साथ संसद भवन में देर रात तक बैठकें की थी। इसका सिर्फ एक मकसद था, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के गौरव को बचाए रखना, बड़े आतंकी हमले की साजिश का भंडाफोड़ करना, उसको रोकना, जिसके लिए 14 राज्यों में बॉस 14 राज्यों में रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम के साथ छापे मारे गए। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में अलग अलग जगहों से 253 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। जांच के बाद 80 से ज्यादा एफआईआर हुई और 200 से ज्यादा आईएसआई के संदिग्ध ऑपरेटिव गिरफ्तार किए गए। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने पूरी कार्रवाई की, मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की। देश को बहुत भयानक आतंकी हमले से मोदी शाह ने कैसे बचाया, इसकी चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी तो आपको बताऊंगा, लेकिन इस खबर की पहले एक झलक देख लीजिए। Fight to deal with terrorism will continue further. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारे। देखिए, कई बार कोई चीज टल जाती है तो उसके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन यह चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि देश एक बड़े भयानक हमले से कैसे बचा, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको पता होनी चाहिए।
आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले जिस वक्त पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारियों में जुटा था, इसी दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का पाला हुआ आतंकी शहजाद भट्टी एक साथ कई जगहों को दहलाने की साजिश में जुटा हुआ था और इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों की भर्ती हो चुकी थी, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी थी, अलग अलग टारगेट्स की लिस्ट भी सौंपी जा चुकी थी। लेकिन उससे पहले ही इस टेरर नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। आईएसआई के आतंकी शहजाद भट्टी का पूरा टेरर नेटवर्क एक झटके में ध्वस्त कर दिया गया। 14 राज्यों में फैल चुके टेरर नेटवर्क की कमर तोड़ दी गई। किस राज्य से शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े कितने संदिग्ध ऑपरेटिव पकड़े गए हैं, अब इसको भी देखिए। जैसे यूपी से 62 गिरफ्तारियां हुई हैं, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44, राजस्थान से 15, महाराष्ट्र से 8, उत्तराखंड से 5, कर्नाटक, गुजरात और बिहार से 3-3 ऑपरेटिव पकड़े गए। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल से 2-2 संदिग्धों के पकड़े जाने की खबर है। शुरुआती जांच के बाद इस मामले में 80 एफआईआर दर्ज की गई और 200 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। आईएसआई के शहजाद भट्टी टेरर नेटवर्क ने 15 अगस्त के दौरान किस तरह भयानक आतंकी हमलों से देश को दहलाने की साजिश तैयार की थी, इस नेटवर्क के जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। इसमें आईईडी और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड मिले हैं, पिस्तौल, बड़ी संख्या में गोलियां बरामद हुई हैं। यही नहीं, आईएसआई के इन ऑपरेटिव्स के पास से जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे भी मिले। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाला यह शहजाद भट्टी नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। जब देश को आतंकी हमले से बचाने वाला ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब हो गया, टेरर मॉड्यूल से जुड़े आज संदिग्धों को दबोच लिया गया, देश में आजादी का जश्न मना लिया गया, उसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित आतंकी समूह शहजाद भट्टी नेटवर्क को खत्म कर दिया। 200 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार करके बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में अलग अलग जगह पर एक साथ ऑपरेशन चलाया और इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का बेहतरीन उदाहरण है। इधर अमित शाह ने पाकिस्तान की आतंकी साजिश को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर सामने आया तो पाकिस्तान तिलमिला गया। पाकिस्तान के आतंक पर जब भी प्रहार होता है तो पाकिस्तान कन्नी काटने लगता है कि ना हमने तो कुछ किया ही नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि पाकिस्तान भारत के गृह मंत्री के उन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है जिनमें पाकिस्तान को भारत में हुई कुछ गिरफ्तारियों से जोड़ने की कोशिश की गई। इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत के उस दुर्भावनापूर्ण अभियान का एक और उदाहरण है जिसका मकसद अपनी घरेलू सुरक्षा चुनौतियों से ध्यान हटाना और घरेलू राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराना है। पाकिस्तान के इस बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया कि आतंक और आतंकियों के सफाई के लिए इस तरह के ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे। सुनिए एक बार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। Our fight to deal with terrorism will continue further, and whatever action is required to be taken on that account to defeat the scourge of terrorism, that we will continue to take. शहजाद भट्टी के आतंकी नेटवर्क का खुलासा होने पर पाकिस्तान क्यों बौखला गया है, इसके लिए शहबाज भट्टी की टेरर कुंडली को समझना जरूरी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताने वाला आतंकी शहजाद भट्टी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा है। आईएसआई की मदद से शहजाद भट्टी ने इस्लामाबाद में एक कॉल सेंटर भी खोला है। इसी टेरर कॉल सेंटर में बैठकर शहजाद भट्टी के गुर्गे सोशल मीडिया के जरिए भारत में युवाओं से संपर्क साधते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल देखने के बाद प्राइवेट चैट के जरिए संपर्क शुरू करते हैं। इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए उन्हें शहजाद भट्टी के हैंडलर्स के साथ जोड़ा जाता है। शुरुआत में बरगलाए गए युवाओं से छोटे मोटे काम करवाए जाते हैं, जैसे किसी जगह की रेकी करके फोटो या वीडियो भेज दो। एक बार भरोसा बन गया तो उसके बाद उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल कर लिया जाता है। इससे पहले भी शहजाद भट्टी टेरर नेटवर्क भारत में अलग अलग जगहों पर ग्रेनेड, आईईडी, पेट्रोल बम हमले और टारगेटेड किलिंग करवा चुका है। तो यह पूरा नेटवर्क जो है वो एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के जरिए पकड़ा गया, जिसका रिजल्ट अब दिख रहा है।
लेकिन एक रिजल्ट और आपको देखना चाहिए। पाठशाला में अगला अध्याय, राहुल को ट्रंप ने दे दिया झटका। मोदी विरोधी नैरेटिव कैसे उड़ गया, अमेरिका को भारत का सिस्टम बचाएगा क्या, इंडी वाले मोदी को मजाक बनाते रह गए, रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए किस भारतीय को बुला लिया गया, दुनिया की बीमारी इलाज करेगा मोदी का न्यू इंडिया, नए भारत की वो कहानी जो आपको गर्व से भर देगी, अब उसका अध्याय। मोदी विरोधी नैरेटिव के लिए राहुल गांधी इंडी वाले चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाते हैं। इससे उनकी हार भी छुप जाती है कि ना ईवीएम की वजह से हार गए, ना वोट चोरी हो गए इसलिए हार गए। तमाम तरह के आरोप राहुल गांधी इंडी वाले लगाते रहे। लेकिन आज इन लोगों को झटका लगा जब भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दी। ट्रंप ने भारत के चुनाव आयोग पर बड़ी बात कही। ट्रंप ने भारत की चुनावी प्रक्रिया से सीखने की बात कह दी। ट्रंप का यह बयान राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। ट्रंप ने चुनाव आयोग और वोटर प्रक्रिया की तारीफ की तो कांग्रेस चिढ़ गई। कांग्रेस अब एक्सपोज हो रही है, क्योंकि जब ट्रंप कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है तो राहुल गांधी कहते हैं हाँ सही कहे सर, डेड है। अब ट्रंप ने भारत की तारीफ की तो कांग्रेस परेशान हो गई, क्योंकि वो कह नहीं सकती कि ना हमारा इलेक्शन सिस्टम बेस्ट है। इधर ट्रंप भारत की तारीफ कर रहे हैं, उधर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक हिंदुस्तानी की बड़ी चर्चा है। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसा काम करने जा रहे हैं कि लोग हैरान हो गए। यह भारत की बढ़ती पावर का एक और असर है। वहीं पीएम मोदी ने क्या किया ये सवाल पूछने वाले लोगों को अब जवाब इस बात पर भी मिल रहा है कि कैसे भारत मेडिकल टूरिज्म का हब बन गया है। भारत का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि दुनिया भर से लोग इलाज के लिए भारत में दौड़े चले आ रहे हैं। मेडिकल सेक्टर के साथ ही भारत डिफेंस सेक्टर में भी बड़ी ताकत बन रहा है। कैसे ये न्यू इंडिया दुनिया में मिसालें पेश कर रहा है, दुनिया की तारीफ की वजह बन रहा है, आज आपको दिखाऊंगा कि भारत का डंका कैसे बज रहा है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया। ये है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और ये ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है। India does, having a voter ID law is something that we should pass in the United States. कल ले जाते हो आज ले जाओ, अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे। मेडिकल टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर भारत में उभर करके आ रहा है। देखिए, सबसे पहले भारत के चुनाव और चुनाव आयोग की बात, जिसको लेकर ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिससे पूरा मोदी विरोधी इकोसिस्टम हिला हुआ है। राहुल गांधी ने भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए क्या क्या नहीं किया। कभी बोले एटम बम फोड़ रहा हूं, ऐसे सबूत ला रहा हूं, हाइड्रोजन बम तक फोड़ने की बात कर दी। लेकिन धमाका तो बहुत दूर की बात है, ठुस्सी बम टाइप का भी धमाका नहीं हुआ। अब ट्रंप ने राहुल गांधी के सारे नैरेटिव की हवा निकाल दी। ट्रंप ने एक पोस्ट किया और लिखा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था, आप अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे करा सकते हैं। भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे, इनमें से 1% से भी कम लोगों ने पोस्टल वोट किया और हर मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था। ट्रंप कह रहे हैं कि अब हमें सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। यानी ट्रंप को लग रहा है कि भारत का सिस्टम अगर अमेरिका में आ जाए तो अमेरिका को सेव किया जा सकता है। ट्रंप भारत में वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड जैसी व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं और उस एक्ट का नाम है सेव अमेरिका एक्ट। कह रहे हैं यह अमेरिका में भी होना चाहिए। आप सोचिए, यहां देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में ये लोग प्रस्ताव लाने वाले थे कि हटाइए इनको, और यहां अमेरिका तक में भारत के चुनावी सिस्टम की तारीफ हो रही है कि भाई कितना मजबूत सिस्टम है कि सबके पास वोटर आईडी प्रूफ रहता है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि अमेरिका में भी भारत जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। सुनिए।
Look, the president was very clear, and what India does, having a voter ID law, is something that we should pass in the United States. You had over 660 million people vote, by the way, less than 1% by mail. So I think it's vitally important. Voter ID is important. This is not a partisan issue, and so the president is absolutely right that the United States should have a voter ID requirement when people show up to vote. ट्रंप ने जो कहा वो भारत के इलेक्शन प्रोसेस पर दुनिया के भरोसे को दिखाता है। हालांकि भारत को ट्रंप से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां कुछ लोगों को ट्रंप की बात पे ज्यादा भरोसा होता है। ट्रंप ने कह दिया कि भाई उन्होंने सीज फायर कराया भारत पाकिस्तान के बीच, तो ज्यादा उनको भरोसा हो जाता है। भले अपने प्रधानमंत्री देश में संसद में खड़े होकर कहें कि नहीं, भारत ने और पाकिस्तान ने अपने लेवल पर, डीजीएमओ लेवल पर बातचीत की थी। ट्रंप कह दें कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो लोगों को ज्यादा भरोसा होता है, कुछ लोगों को। तो इसलिए आपको यह दिखा रहा हूं कि शायद उनको ट्रंप पे भरोसा हो जाए। अमेरिका जैसे देश को भी लग रहा है कि भारत का सिस्टम मजबूत है। ट्रंप ने वोटर आईडी कार्ड और ज्ञानेश कुमार का नाम लिया, इससे कांग्रेस चिढ़ गई। राहुल गांधी तो मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर खुलकर जबानी हमले कर चुके हैं, संसद में कह चुके हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब ट्रंप की तारीफ के बाद कांग्रेस कह रही है कि अगर ट्रंप को ज्ञानेश कुमार इतने पसंद हैं तो उनको अमेरिका ले जाएं, वहां ईवीएम से चुनाव करवाएं, एसआईआर करवाएं। हम तो कह रहे हैं ले जाओ, कल ले जाते हो आज ले जाओ, अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे, वहां एसआईआर भी कराओ, टू सर्व विथ लव, एसआईआर कराओ। फिर डोनाल्ड ट्रंप लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके, मेरे पिताजी यहां के थे, मेरे माताजी वहां की थी, पिछला वोट वहां दिया था। ले जाए, हम तो चाहते हैं ले जाए। भाई डोनाल्ड ट्रंप को किसी की चीज कोई ठीक लग रही है तो उसको लेके चले जाना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड बताया था, राहुल गांधी को भी डेड लगता था, तो राहुल गांधी को भी लेके चल जाएं। भारत के इलेक्शन प्रोसेस और वोटर आईडी कार्ड पर ट्रंप के बयान की टाइमिंग भी खास है। अमेरिका में इसी साल नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने हैं। इन चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की करीब 1/3 सीटों के लिए मतदान होगा। ट्रंप पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि चुनाव में धांधली होती है, इसलिए ट्रंप अमेरिका में हर वोटर के लिए फोटो आईडी कार्ड की वकालत कर रहा है। देखिए अमेरिका में चुनाव कैसे होता है, जरा इसको समझिए। अमेरिका में भारत जैसा वोटर आईडी नियम है ही नहीं। वोट डालने वाला व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होना चाहिए, लेकिन नागरिकता का अनिवार्य प्रमाण देना वहां जरूरी नहीं है। वोट डालने के लिए पहचान पत्र की जरूरत राज्य के हिसाब से बदल जाती है। कुछ राज्यों में मतदान केंद्र पर फोटो आईडी दिखानी पड़ती है। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य सरकार का आईडी कार्ड या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज चल जाते हैं। कई राज्यों में आईडी नहीं होने पर सत्यापन का फॉर्म भरकर भी वोट दे सकते हैं। यही ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो कोई भी भर के दे देगा, तो क्या गड़बड़ी चल रही है, कैसे पता चलेगा। अलग अलग अमेरिकी राज्यों में अलग अलग नियम हैं और इसी वजह से ट्रंप एक जैसे वोटर आईडी कार्ड की वकालत कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के वोटर आईडी कार्ड जैसी व्यवस्था से प्रभावित है। अमेरिका में भी ऐसा ही सिस्टम चाहते हैं। इसके लिए वो सेव अमेरिका एक्ट पास करना चाहते हैं। सेव का मतलब है सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट। वोट डालने के लिए पहचान पत्र और नागरिकता का प्रमाण देना होगा। नागरिकों को रजिस्टर करते समय साबित करना होगा कि वे अमेरिकी नागरिक हैं। वोट डालने से पहले वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। ट्रंप इसे पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीनेट में अब तक ट्रंप को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि सेव कानून उन मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित कर देगा जो वोट देने के योग्य हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि मतदाता धोखाधड़ी रोकने के लिए यह कानून जरूरी है। अमेरिका के चुनाव में भी धांधली के आरोप लगते रहते हैं। ट्रंप तो खुलकर आरोप लगा चुके हैं कि उनको हराने के लिए साजिशें हुई। अब ट्रंप सेव एक्ट ला रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह भी समझिए। अमेरिका में फर्जी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और गैर अमेरिकी वोटर्स का मुद्दा उठता रहा है। जुलाई में ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि अमेरिकी वोटर लिस्ट रोल में कई गड़बड़ियां हैं। वोटर लिस्ट में सिर्फ राज्य से ही करीब 2.5 लाख नॉन अमेरिकी सिटीजन्स के नाम है। अमेरिकी चुनाव में गड़बड़ी को लेकर एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुई। रिसर्च पेपर के मुताबिक हर 4000 वोट पर एक डबल वोट पड़ रहा है, यानी एक ही व्यक्ति ने 2 बार वोट किया है। लगभग सभी चुनाव में नॉन अमेरिकी वोटरों के वोट देने के केस आते हैं। इस तरह के मामलों पर सुनवाई भी होती है और कई आरोपी जेल जा चुके हैं। यानी जो भारत में चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए कर चुका है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, वही अमेरिका की भी जरूरत है। यहां लोग वोटर एसआईआर जो होता है, वोटर जेन्युइन है या नहीं चेक करने के लिए,
उससे चिढ़े बैठे हैं विपक्ष के लोग। इसी वजह से ट्रंप भारत जैसे वोटर आईडी कार्ड की बात कर रहा है, जिससे हर एक वोटर का रिकॉर्ड मेंटेन हो सके और समय समय पर उसको ठीक भी किया जा सके। इधर भारत के चुनाव और वोटर आईडी कार्ड सिस्टम की तारीफ हो रही, दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों का डंका दुनिया में बज रहा है। आज भारत की इमेज वर्ल्ड स्टेज पर ऐसी है कि बड़े बड़े देश भारत पर भरोसा कर रहे हैं। आप देखिए कि रूस और यूक्रेन इतने सालों से युद्ध लड़ रहे हैं। ट्रंप से लेकर कई नेता कह चुके हैं कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, लेकिन अब मध्यस्थता के लिए एक हिंदुस्तानी को चुना गया है। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक लीगल केस में अपना मध्यस्थ चुना है। दरअसल यूक्रेन के सरकारी बैंक ने रूस पर नुकसान की भरपाई का दावा ठोक रखा है और इसके निपटारे के लिए अब इंटरनेशनल मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जा रहा है। यूक्रेन के बैंक का कहना है कि 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। बैंक को दोनेस्क, लुहांस्क, खेरसॉन में अपनी संपत्तियां और कारोबार गंवाना पड़ा। रूस के कंट्रोल के बाद बैंक इन संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सका। बैंक की कई ब्रांच बंद हो गए और बैंक का कारोबार ठप पड़ गया। इससे बैंक को नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए दावा ठोका गया है। इस विवाद का निपटारा 3 सदस्यों का ट्रिब्यूनल करेगा। रूस ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है। यूक्रेन की तरफ से ग्रीस के स्टावरोस ब्रेकुलाकीस मध्यस्थ बनाए गए। रूस और यूक्रेन के बैंक ने मिलकर कोस्टारिका की डायला जिमेनेज को तीसरा मध्यस्थ चुना है। 3 सदस्यों का यह ट्रिब्यूनल रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद का निपटारा करेगा और यह ट्रिब्यूनल जो भी फैसला देगा उसे मानना होगा। यानी भारत की जरूरत, भारत के लोगों की जरूरत आज हर जगह है और भारत का जलवा दुनिया देख रही है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुनिया देखकर हैरान है। खासतौर पर मेडिकल सेक्टर में भारत तेजी से बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया और इसका नतीजा यह है कि भारत में मेडिकल टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ा। दुनिया भर से लोग भारत में इलाज कराने आ रहे हैं। बड़े बड़े देश हैरान है कि आखिर भारत में ऐसा क्या है जो लोग वहां इलाज कराने के लिए भागे भागे पहुंच रहे हैं। भारत में मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा। बेहतर सुविधाएं, इलाज की कम लागत की वजह से भारत में इलाज कराने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या बढ़ रही है। आप देखिए कि मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स MTI, इसकी रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के टॉप 46 मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन में भारत 10वें नंबर पर आ चुका है। दुनिया के टॉप 20 वेलनेस टूरिज्म मार्केट में भारत 12वें नंबर पर आ चुका है। एशिया पैसिफिक के टॉप 10 वेलनेस डेस्टिनेशन में भारत 5वें नंबर पर आ चुका है। 171 देशों के लोगों को ई मेडिकल वीजा और ई मेडिकल अटेंडेंट वीजा की सुविधा है। साल 2025 में भारत में कुल 97 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक आए थे। सिर्फ इलाज के लिए 5,07,244 विदेशी मरीज आए। पिछले 5 साल में भारत आने वाले विदेशी मरीजों की संख्या 3,24,000 बढ़ गई। यानी बड़ी संख्या में विदेशियों को भी लग रहा है कि भाई भारत में इलाज बढ़िया हो जाएगा, वहीं चलते हैं। और मेडिकल टूरिज्म से न सिर्फ विदेशी मरीजों को फायदा हो रहा है, बल्कि भारत में लोगों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। इसका एक अलग इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। आप देखिए कि भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल मार्केट 2025 में 83,276 करोड़ रुपए का था, जो साल 2030 में दोगुना होकर 1,55,066 करोड़ रुपए हो सकता है। दरअसल भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं दूसरे देशों की तुलना में काफी सस्ती भी है और यह एक बड़ी वजह है कि भारत में मेडिकल टूरिज्म इतनी तेजी से बढ़ रहा है। भारत में विदेशी मरीज सबसे ज्यादा हार्ट सर्जरी के लिए आते हैं। एंजियोप्लास्टी जैसी हार्ट सर्जरी के पैकेज के दाम को ही ले लीजिए। इस सर्जरी का पैकेज अलग अलग तरह का होता है। आप अलग अलग देशों में इसकी लागत क्या आती है, अगर आप देखेंगे कि भारत में लोग आते हैं तो उनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, नहीं है। तो अगर आप इसको देखेंगे, एंजियोप्लास्टी का खर्च अगर आप देखेंगे कि कितना बैठता है अगर आपको एंजियोप्लास्टी करानी है, तो भारत में यह खर्च कितने का बैठता है। भारत में जो पैकेज पड़ता है वो 1.5 लाख से लेकर ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए तक पड़ता है। 4 लाख रुपए में आपकी एंजियोप्लास्टी हो जाएगी। लेकिन यही अमेरिका में कराने जाइएगा तो अमेरिका में एंजियोप्लास्टी कराने का खर्चा जो बैठता है वो करीब करीब 26 लाख रुपए से लेकर 71 लाख रुपए तक बैठता है। बस इतना बड़ा डिफरेंस है। भारत में जो काम 4 लाख में हो रहा है
वहां 71 लाख में हो रहा है। यही ब्रिटेन में आप देख लीजिए, ब्रिटेन में आप चले जाइए एंजियोप्लास्टी करने, यहां 9 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए का खर्चा है ब्रिटेन के अंदर। सिंगापुर देख लीजिए, सिंगापुर में एंजियोप्लास्टी कराने का खर्चा कितना है? 19 लाख से लेकर 33 लाख रुपए। भाई इनके यहां तो बिल ही इतना है कि आदमी एंजियोप्लास्टी करने होने के पहले उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। भारत का बिल देख के तो आधा दिल ऐसे ही सेट हो जाता है कि ना ठीक हो जाएगा साहब। इवन थाईलैंड चले जाइए भाई, 7,65,000 रुपए से लेकर 14 लाख रुपए तक का खर्चा है। तो जो सर्जरी भारत में 1.5 से 4 लाख में हो जाती है, वही सर्जरी इन देशों में कई गुना ज्यादा महंगी पड़ती है। भारत आकर अपना इलाज कराने वाले विदेशी मरीज भारत की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास भी हैं। जैसे आप तस्वीर देखिए, ब्रिटेन के एक व्यक्ति को अपने दोनों घुटनों का ऑपरेशन कराना था। इसकी लागत ब्रिटेन में करीब 51 लाख रुपए थी। अब इतने पैसे उसके पास नहीं थे। अब ब्रिटेन भले भारत को लूट के चला गया, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि सब वहां पर अमीर ही है। तो ये भाई साहब भारत चले आए। भारत में नी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन 18 लाख रुपए में हो गया और कुछ ही दिनों में अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। तो भाई साहब बम है कि कहां 50 लाख लगना था, कहां 18 लाख में हो गया। इसी तरह से फ्रांस के ब्लॉगर ने भी भारत की मेडिकल सुविधाओं की तारीफ की। फ्रेंच ब्लॉगर के गले में एक गांठ थी, वो अस्पताल गया, बिना ज्यादा इंतजार कराए उसका ट्रीटमेंट किया गया। फ्रेंच ब्लॉगर ने कहा कि इलाज में 47,000 रुपए खर्च हुए, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह की सर्जरी में 11.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ गए। सुनिए फ्रेंच ब्लॉगर को। I saw the doctor for the first time. She sent me to hospital. I had to carry out a lot of different tests, but it went very quick. And today is Tuesday, and I entered the hospital this morning, and now I'm already out, and it's like 4 p.m. So, man, like the way how quick things have gone is very, very impressive. मुझे लगता है यही सब देख के अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के रिश्ते खराब हुए थे, क्योंकि जब केजरीवाल जेल गए थे तो राघव चड्ढा चले गए थे विदेश, बोले कि नहीं आंख में कुछ इलाज कराना है। केजरीवाल को समझ में आ गया था कि जब यहाँ सस्ता इलाज के लिए भर दुनिया आ रही है, ये वहाँ कौन इलाज के लिए गया है जी। तो तभी से चीज़ें बिगड़ी। अब तो खैर चड्ढा साहब इधर आ गए हैं। खैर पाठशाला में अगला अध्याय। सड़कें तालाब बनी, कहीं लोग मरते मरते बचे। प्रयागराज से बंगाल तक कौन सा महासंकट आ गया जो देखा ना होगा। रेलवे स्टेशन डूबा, गाड़ियां डूबी, घरों में पानी। यूपी में कहां ऐसे हालात बन गए कि सब हैरान हैं। अब इसका अध्याय। देश के कई हिस्सों में मानसून से महासंकट आया हुआ है। पहाड़ों पर तो भयानक लैंडस्लाइड हो रही है। लगातार बारिश के बीच भयानक लैंडस्लाइड की तस्वीरें ऐसी हैं कि डर जाइएगा। कई गाड़ियां सड़क पर फंस गई हैं, लोगों की जान जाते जाते बची है। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभर आकर गिर गया, लोग भागे किसी तरह जान बचाए। बारिश में मैदान में भी बुरा हाल है। प्रयागराज का हाल देख लीजिए, वहां तो बहुत बुरी हालत हो रखी है। गलियों में पानी भर गया, घरों में पानी घुस गया है, पुलिस स्टेशन डूब गए हैं, अंडरपास में पानी घुस गया है। तो ये संकट जो है बंगाल से लेकर प्रयागराज तक क्या हो रहा है, सब दिखाऊं उससे पहले एक झलक देखिए। आप देखिए कि लगातार बारिश से संगम नगरी प्रयागराज पानी पानी हो गई। प्रयागराज में हर तरफ पानी भर गया है, गलियों में पानी भरा हुआ है, बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। प्रयागराज में 12वीं क्लास तक की स्कूल्स को बंद करना पड़ गया है। सीएमपी डिग्री कॉलेज के सामने बना बस अड्डा पूरी तरह पानी में डूब गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। संगम जाने वाले रास्ते पे करीब 3-3, 4-4 फीट पानी भर गया है। यह हालत हो गई है कि जॉर्ज टाउन थाने में भी पानी घुस गया है। थाने के अंदर तक पानी भरा हुआ, ये देखिए, टेबल कुर्सियों तक पानी पहुंच गया है। अब दरोगा साहब पैर ऊपर करके बैठे होंगे क्या, भगवान जाने। पुलिस स्टेशन का हाल बुरा है। रेलवे स्टेशन की भी तस्वीर जरा देखिए।
तस्वीर प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन की है। रेलवे ट्रैक पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 के पास बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। तीनों प्लेटफॉर्म से ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है। आने जाने वाली ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे शिफ्ट किया जा रहा है। इस रास्ते से वाराणसी और हावड़ा के लिए ट्रेनें जाती हैं। ट्रेन अलग परेशान है, आते वक्त देख रही करिए कि मैं ट्रेन हूं या बोट हूं, समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो इसलिए जैसे तैसे ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ट्रैक पर जमा हुए पानी को निकालने के लिए पंपिंग सेट लगा के काम हो रहा है। उधर पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भयंकर लैंडस्लाइड हुई। दिल दहला देने वाला यह वीडियो बंगाल के कलिम्पोंग से सामने आया है। पूरा बड़ा सा पहाड़ का हिस्सा जो है वो एकदम से नीचे आ गया। लोग एकदम घबरा गए, भागने लगे। वहां देखिए क्या हालत हो गई थी। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस। देखिए कल ही नागपंचमी थी और नागपंचमी पर नागों की पूजा की परंपरा है, लेकिन ऐसा क्यों है बॉस, आज इसके बारे में भी आपको बताता हूं। दरअसल नागपंचमी की शुरुआत के पीछे कई पौराणिक परंपराएं। महाभारत के अनुसार राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ कराया था। इसके दौरान नागों को यज्ञ अग्नि में नष्ट किया जा रहा था, जिसके बाद ऋषि आस्तिक ने जन्मेजय से यज्ञ रुकवाया और नागों की रक्षा हुई। बाद की धार्मिक परंपरा इस घटना को पंचमी तिथि से जोड़ती है। यह घटना नागपंचमी मनाने का एक प्रमुख कारण मानी जाती रही है। भगवान कृष्ण के कालिया नाग को वश में करने जैसी कथाएं भी नागपंचमी से जोड़ी जाती हैं। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए खास माना जाता है। सावन के महीने में आने वाली नागपंचमी का शिव पूजा से गहरा संबंध है। हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और परिवार की रक्षा और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। यानी नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा करने की परंपरा बहुत पुरानी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नागों की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और परिवार की रक्षा करते हैं, ये मान्यता है। इस दिन लोग नाग देवता को फूल, अक्षत और दूसरे पूजा सामग्री भी अर्पित करते हैं। आज के लिए पाठशाला में इतना।